लोन एग्रीमेंट साइन होता है और उस लोन एग्रीमेंट के तहत एक बंदे को लोन दिया जाता है और वो बंदा लोन रीपेमेंट करने के लिए चेक देता है। पैसे बंदे को मिल जाते हैं, लेकिन चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद 138 का केस किया जाता है। इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी 138 का केस क्वैश हो जाता है एक्यूज़ के अगेंस्ट में। कैसे, कौन से पॉइंट पे और कौन से सर्कमस्टेंसेस पे, देखिए मेरे इस वीडियो में। लेकिन पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब एडवांस पेमेंट दिया जाता है तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसके ऊपर 138 एप्लीकेबल नहीं होता। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसे प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा। ये इसके बाद का सीरीज़ है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब एडवांस पेमेंट के अलावा अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर अगर आप चेक देते हो किसी लोन एग्रीमेंट में या किसी भी एग्रीमेंट में, तो 138 कहाँ तक एप्लीकेबल होता है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में होता है। ये एक केस था जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स कि कंप्लेनेंट का एक बहुत ही सिंपल केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि भाई मैंने किसी एक बंदे से लोन एग्रीमेंट किया, मैंने लोन एग्रीमेंट के तहत सामने वाले को पैसे दे दिए, 35 लाख सामने वाले को पैसे दिए थे। सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और उसने ये कहा कि भाई मैं ये पैसे चुका दूंगा, और चुकाने के लिए उसने एक चेक दिया और वो चेक मैंने डाला और बाउंस हो गया। तो इसीलिए उसने वो चेक के बेसिस पे और वो एग्रीमेंट के बेसिस पे 138 का केस कर दिया। हाउ सिंपल। मिलना चाहिए था कंप्लेनेंट को इसके अंदर सारी की सारी रिलीफ 138 के अंदर, लेकिन नहीं मिली। जो एग्रीमेंट के बेसिस पे कंप्लेनेंट अपना राइट बता रहा था वही एग्रीमेंट ढाल बना डिफेंडेंट के लिए। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि डिफेंडेंट जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 ये कह रहा था इसके अंदर कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो उस वक्त ये एग्री हुआ कि जो कंप्लेनेंट है वो डिफेंडेंट को पैसे देगा, एडवांस करेगा, पेमेंट देगा जैसे उसे ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये पैसे ओवरऑल इन टोटल 35 लाख के ऊपर नहीं होंगे, इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पर डिफेंडेंट जो है 35 लाख का चेक देता है कंप्लेनेंट को। और देने के बाद उसने ये भी एग्री किया कि ये जो 35 लाख है जो अगर ओवरऑल जो हो जाएंगे, वो पैसा जो एक्यूज़ प्रॉफिट अर्न करेगा उस प्रॉफिट में से उन पैसे को काटा जाएगा, स्लोली उसको डिडक्ट किया जाएगा। और ये पैसा जो है उसको विदिन 30 डेज़ देना है आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट। यानी कि जैसे ही उसको 35 लाख कंप्लीट मिलता है एक्यूज़ को, उसके 30 दिन के अंदर एक्यूज़ को जो है पैसे थोड़े थोड़े करके कम्प्लीटली रीपे करने हैं। और अगर वो रीपे नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये एग्रीमेंट को ब्रीच किया गया है, उसे तोड़ दिया गया है। और उस सिलसिले में जो कंप्लेनेंट है वो ये चेक को बाउंस करा के उस कंप्लेनेंट जो है वो एक्यूज़ के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, 138 भी इनिशिएट कर सकता है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, अभी भी आपको नहीं लग रहा है ना कि भाई एक्यूज़ के फेवर में कैसे आया। देखिए फिर गौर से सुनिए, इस एग्रीमेंट का सबसे पहला सेंटेंस क्या था। सबसे पहला सेंटेंस ये था कि एज एंड व्हेन जब भी ज़रूरत होगी कंप्लेनेंट एक्यूज़ को पैसे एडवांस देगा, पैसे देगा, कर्ज देगा जो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा ओवरऑल। इसका मतलब जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ था। ये कहा गया कि वो पैसे देगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसी एग्रीमेंट के साथ साथ एक चेक हैंड ओवर किया गया 35 लाख का। किसने हैंड ओवर किया? एक्यूज़ ने हैंड ओवर किया कंप्लेनेंट को। बस इसी पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा केस कोलैप्स करेगा। इसी चीज़ को लेकर जैसे ही कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया और समन्स इशू किया एक्यूज़ के अगेंस्ट में, एक्यूज़ को जैसे ये समन्स मिलता है एक्यूज़ जाता है हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और जाके उसे क्वैश करने की गुहार लगाता है। उसके बोलने का सिंपल यही मतलब होता है कि जब ये कैश दिया गया था उस वक्त कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब चेक लिया जाता है तो उस टाइम पर लीगली इन्फोर्सिएबल डेब्ट होना चाहिए, यानी कि मौजूद होना चाहिए कोई लायबिलिटी, कोई कर्ज मौजूद होना चाहिए। जैसे पिछले वाले वीडियो में लेन देन को लेकर, ले बेच को लेकर जो है वो वीडियो बनाया था, यानी कि ख़रीदार ने कुछ ख़रीदा नहीं था, दुकानदार ने कुछ बेचा ही नहीं था, उसके पहले ही चेक दिया गया था, तो भाई पैसे किस चीज़ के थे, यानी कि लायबिलिटी बैठी नहीं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, जब कर्जदार ने जब कर्ज
लिया ही नहीं और कर्ज देने वाले ने कुछ पैसे दिए ही नहीं, तो कर्ज किस चीज़ का, तो कर्ज हुआ ही नहीं। तो फिर जो चेक दिया गया था वो चेक के अगेंस्ट में तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं, उस चेक को करार दिया गया कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे दिया गया है। तो जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया हुआ चेक होता है उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं बैठती। इसके अलावा जज ने और एक चीज़ और का संज्ञान लिया कि कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेंट में कहा था कि एक्यूज़ ने जो है वो पोस्ट डेटेड चेक दिया था, लेकिन जज ने कहा कि इसमें कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये पोस्ट डेटेड चेक होगा। इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो ब्लैंक चेक था, पोस्ट डेटेड चेक नहीं था। और दूसरी बात, इसके अंदर खुद लिखा हुआ है कि इनकी लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 35 लाख की है, लेकिन जब नोटिस इशू किया गया था कंप्लेनेंट ने एक्यूज़ को तो उसमें उसने इंटरेस्ट ऐड करके और बहुत ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर जोड़ के बता दिया गया था कि भाई मेरा 35 लाख से भी ज़्यादा बैठता है। तो ये भी एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखा गया और अभी आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये तो हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसके अंदर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्यू लिया हो, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले वाला जो मेरा जजमेंट मैंने बताया था आपको, जो कि एडवांस पेमेंट को लेकर था, उसके अंदर इस जजमेंट को रेफ़र किया गया था। अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैंने पहले वाले जजमेंट में आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जजमेंट पास किया उसके अंदर कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट्स को मद्देनज़र रखा था, जिसमें से एक मद्रास हाई कोर्ट का, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो उसमें जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था वो ये जजमेंट था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट बिल्कुल सही है। तो आप ये मत कहिए कि ये हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके हो सकता है ये मैटर जो है रिवर्स हो जाता है या रिवर्स हुआ है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही कहा है इस जजमेंट को। तो ये जजमेंट सिंपली यही कहता है कि जब कर्ज दिया जाए या कर्ज लिया जाए तो उस वक्त जो चेक दिया जाता है उस चेक के पीछे लायबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, वो सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया हुआ होना चाहिए। अभी व्यूअर्स क्या होता है कि ये जजमेंट को बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से लोग जो है हर मैटर के अंदर जहाँ पे वो लोग एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट में जो चेक लेते देते हैं तो उसमें सोचते हैं कि भाई ये जजमेंट है ये एप्लीकेबल होगा। ये जजमेंट के बेसिस पे वो कहते हैं कि भाई हम पे कोई लायबिलिटी बैठती नहीं, इसलिए 138 नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेक देते वक्त जो है लायबिलिटी थी ही नहीं। देखिए गौर कीजिए, इसके अंदर एक एडमिटेड फैक्ट था, एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि उस वक्त कोई पैसे लिए दिए नहीं गए थे। लेकिन जो दूसरे लोन एग्रीमेंट में क्या ऐसा है, क्या ये सर्कमटेंसेस यहाँ पर मौजूद है? देखिए चीज़ें वही रहती है लेकिन सर्कमटेंसेस अलग होते हैं तो पूरा का पूरा कानून चेंज हो जाता है। एक और थिन लाइन डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही कोई लायबिलिटी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर एडमिटेड फैक्ट था कि यहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं हुआ था जब चेक दिया गया, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि फैक्ट जो होते हैं वो डिस्प्यूटेड होते हैं, यानी कि कंप्लेनेंट कहता है कि भाई मैंने उसे सर्विस दी थी एग्रीमेंट साइन करने के वक्त या मैंने पैसे दिए थे, एक्यूज़ कहता है कि नहीं दिए थे और मैंने तो सिर्फ इसको चेक जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया था। तो जहाँ ये डिस्प्यूटेड फैक्ट आता है ना तो वहाँ पर ऐसे जजमेंट काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो है कंप्लेनेंट के फेवर में आ जाता है, वो है सेक्शन 139 जो कहता है प्रिजम्पशन। तो आपको ये प्रिजम्पशन को बाईपास करके करना पड़ता है और उसका सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। इसके ऊपर हर एक पार्ट के ऊपर मेरे जजमेंट्स मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के, जो इसके बाद में जजमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में कि भाई कैसे कुछ जजमेंट को आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल कर सकते हो और कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ व्यूअर्स कि जब भी आप होम लोन में या कोई दूसरे जो लोन के एग्रीमेंट में आप एंटर करते हो तो उस वक्त एक EMI जो है बन जाता है, और EMI जो होता है वो हर महीने जो है वो ड्यू होता है, लेकिन उस महीने में ड्यू होने से पहले ही आप चेक दे देते हैं सिक्योरिटी के तौर पर और सामने वाला वो चेक जो है आपसे सिक्योरिटी के तौर पर रखता है। तो जब वो EMI ड्यू होता है और वो चेक आपका बाउंस होता है तो क्या ये जजमेंट को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी तो वो ड्यू नहीं हुआ था EMI और यहाँ पर भी जो है पैसों का लेन देन नहीं हुआ था। तो ये चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, होगी तो क्यों और नहीं होगी तो क्यों नहीं, ये भी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे वीडियोस और मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।